हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे नर्सिंग ऑफिसर रिकमेंड एग्जाम के मतलब कि नर्सिंग में पूछे जाने वाली 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना है। तो हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेट द क्लासिक ट्रायड ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर नॉन एज टॉसिंग ट्रायड। तो निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारित निष्कर्ष बढ़े हुए इंट्राक्रेनियल दबाव के क्लासिक ट्रायड को दर्शाता है जिसे कुशिंग ट्रायड कहा जाता है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, ब्रेडिकार्डिया हाइपरटेंशन विद वाइडिंग प्रेशर इरेगुलर रेस्पिरेशन। तो ब्रेडिकार्डिया वाइडिंग पल्स प्रेशर के साथ हाइपरटेंशन नियमित श्वसन। तो इसमें ये है कि कुशिंग ट्रायड बढ़े हुए इंट्राक्रेनियल प्रेशर का एक नेट संकेत है जिसमें ब्रेडिकार्डिया हाइपरटेंशन और अनियमित श्वसन शामिल है। तो इसमें जो वो इंट्राक्रेनियल बढ़े हुए इंट्राक्रेनियल प्रेशर का कुशिंग ट्रायड है आंसर नंबर बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। इसमें है Before administering digestive, the nurse must assess which of the following parameters to prevent toxic effect। तो डाइजेशन देने से पहले नर्स को टॉक्सिक प्रभावों को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस पैरामीटर का आकलन करना चाहिए। तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए। तो आंसर नंबर ए में क्या है, एपिकल पल्स रेट फॉर अडल्ट मेंटेन एंड सीरम पोटेशियम। तो एक पूरे मिनट के लिए एपिकल पल्स रेट और सीरम पोटेशियम। तो डाइजेशन देने से पहले नर्स को टॉक्सिक प्रभावों को रोकने के लिए एपिकल पल्स रेट को मापना चाहिए। ठीक है, तो इसी में ये है कि डाइजेशन हृदय गति को कम करता है, इसलिए 1 मिनट तक एपिकल पल्स जांचें। 60 से कम होने पर दवा रोक दें। और हाइपोकैलेमिया डाइजेशन टॉक्सिसिटी के जोखिम को बढ़ाता है। तो क्या करना होता है कि जो डाइजेस्टिन देते हैं वो हार्ट रेट को कम कर देता है। तो नर्स को डाइजेस्टिन देने से पहले ये देख लेना चाहिए कि मरीज की अगर हार्ट रेट 60 से कम है तो डाइजेस्टिन नहीं देगी, क्योंकि ये और हार्ट रेट को कम कर देगा। और हाइपोकैलेमिया, तो हाइपोकैलेमिया अगर है तो ये डाइजेस्टिव टॉक्सिसिटी को और ज्यादा बढ़ा देता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। A patient is diagnosed with acute myocardial infarction which ECG change in most characterize with myocardial injury। तो इसमें है कि एक मरीज में एक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन का निदान किया गया है। मायोकार्डियल इंजरी की सबसे खास ईसीजी विशेषता कौन सी है। तो इसमें यह है कि अगर किसी को मायोकार्डियल इंफेक्शन का निदान किया गया है तो उसमें ईसीजी में कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, एसटी सेगमेंट एलिवेशन। तो अगर किसी का हार्ट मायोकार्डियल इंफेक्शन है तो एसटी सेगमेंट का एलिवेशन मिलेगा। तो इसमें यह है कि एसटी सेगमेंट एलिवेशन एक्यूट मायोकार्डियल इंजरी को दर्शाता है और टी वेव इन्वर्जन इस्कीमिया दिखाता है। तो अगर किसी का एसटी सेगमेंट एलिवेशन है तो ये खुद एक्यूट मायोकार्डियल इंजरी को दर्शाता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ये रहा स्क्रीन पर। इसमें है एबीजी रिजल्ट ऑफ अ पेशेंट सो पीएच जो है 37.30 है और HCO3 जो है वो 80 मिली एक्विवेलेंट पर लीटर है एंड PaCO2 जो है वो 38 mmHg है। हाउ शुड द नर्स इंटरप्रेट दिस फाइंडिंग। तो एक मरीज है, मरीज के एबीजी का परिणाम मतलब आरडी। तो इसमें परिणाम क्या है कि पीएच जो है तो 7.30 है और HCO3 जो है वो 18 मिली एक्विवेलेंट पर लीटर है और PaCO2 है वो 38 mmHg दिखाता है। तो नर्स को इन परिणामों को क्या समझना चाहिए। तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैसी है, तो इसको देखो कि पीएच जो है वो 7.35 से कम है। ठीक है, तो ये किस चीज को दर्शाता है, ये एसिडोसिस को दर्शाता है। और जो वाई कार्बोनेट है HCO3 वो 22 मिली एक्विवेलेंट से कम है, तो ये
तो ये क्या करता है कि ये मेटाबॉलिक को दर्शाता है, तो इसका आंसर है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो इसमें जो बाइकार्बोनेट है, देखो इसमें जो बाइकार्बोनेट है वो 22 मिली एक्विवेलेंट से कम है और पीएच भी कम है, तो ये पीएच जो दर्शाता है वो एसिडोसिस को दर्शाता है और बाइकार्बोनेट जो है वो मेटाबॉलिक को दर्शाता है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, इसमें है विच मेडिकेशन इज कंसीडर द इमीडिएट एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी इन पर एक्लेमिक मदर। तो प्री एक्लेम्प्टिक माँ में मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी के लिए तत्काल मारक एंटीडोट कौन सी दवा मानी जाती है? तो अगर किसी को प्री एक्लेम्प्टिया में मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं प्री एक्लेम्प्टिया में, तो अगर उसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसमें कौन सी दवा मतलब मैग्नीशियम सल्फेट के एंटीडोट है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो वो मैग्नीशियम सल्फेट के का एंटीडोट कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, इसमें है ड्यूरिंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन द पेशेंट कंप्लेन ऑफ चिल, बैक पेन एंड फीवर, व्हाट इज द इमीडिएटली प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द नर्स? तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान मरीज को ठंड लगने लगे और पीठ दर्द, बुखार की शिकायत करता है, तो नर्स की तत्काल प्राथमिकता कार्रवाई क्या है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली। तो अगर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है तो तुरंत इंफ्यूजन को रोक देना चाहिए। ये हीमोलिटिक रिएक्शन के लक्षण है, तुरंत ट्रांसफ्यूजन रोकें और नए यूरिन से नॉर्मल चलान शुरू करें। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, इसमें है विच पोजीशन इज मोस्ट रिकमेंडेड फॉर अ infant experiencing a hypercyanotic spell due to tetralogy of Fallot। तो tetralogy of Fallot के कारण हाइपरसाइनोटिक प्लेट का सामना कर रहा है शिशु के लिए कौन सी पोजीशन सबसे अधिक अनुशंसित है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, नी चेस्ट पोजीशन। तो इससे क्या होगा कि जिससे हाइपरसाइनोसिस है तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट से ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इसे नी चेस्ट पोजीशन देते हैं। तो नी चेस्ट पोजीशन घुटने छाती की स्थिति सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ाती है, जिससे राइट टू लेफ्ट शंट कम होता है और ऑक्सीजन में सुधार होता है। ठीक है, इसीलिए हम नी चेस्ट पोजीशन देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इन्फेंट इज सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग congenital hypertrophy pyloric stenosis, which classical assessment finding confirm this condition। तो इसमें है कि एक शिशु में जन्मजात हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस होने का संदेह है, कौन सा क्लिनिकल असेसमेंट इस स्थिति की पुष्टि करता है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, प्रोजेक्टाइल नॉन बोलस वॉमिटिंग एंड एन एलिवेटेड एब्डोमिनल मास। तो प्रोजेक्टाइल नॉन वेलियस उल्टी और जैतून के आकार का पेट का मास, ये प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग क्या दर्शाती है कि पाइलोरिक स्टेनोसिस हुआ है बच्चे में। ठीक है, पाइलोरिक स्टेनोसिस में दूध पीने के बाद प्रोजेक्टाइल उल्टी और पेट में जैतून ओवल के आकार का मास मिलता है, ये पाइलोरस के नैरो होने को दर्शाता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज द प्राइमरी कॉन्सर्ट for a patient experiencing dangerous cardiac arrhythmia during severe chronic kidney disease। इसमें क्या है कि गंभीर क्रोनिक किडनी रोग के दौरान खतरनाक कार्डियक अतालता अरिथमिया का सामना कर रहे मरीज के लिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन प्राथमिक चिंता है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, हाइपरकैलेमिया। तो इसमें अगर कोई क्रोनिक किडनी वाला रोग है तो उसमें हाइपरकैलेमिया होने से ये बहुत चिंताजनक है। क्यों? क्योंकि किडनी पोटेशियम का उत्सर्जन करती है, खराबी होने पर हाइपरकैलेमिया होता है जो जानलेवा कार्डियक
अतालता का कारण बनता है। तो किडनी जो होती है वो पोटेशियम का उत्सर्जन करती है। अगर किडनी खराब हो गई तो पोटेशियम नहीं निकल पाएगा शरीर से, जिससे पोटेशियम का लेवल हाई हो जाएगा, जिसे हाइपर कैलेमिया कहते हैं, जो हार्ट के लिए जानलेवा हो सकता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर, इसमें है व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इमीडिएटली आफ्टर अ पेशेंट एक्सपायरिंग अ मेजर पोस्टमार्टम हेमरेज पीपीएच। तो एक मरीज में प्रसवोत्तर रक्तस्राव पोस्टमार्टम हेमरेज होने के तुरंत बाद प्राथमिकता वाली नर्सिंग कार्रवाई क्या है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, परफॉर्म फंडल मसाज अंटिल फॉर्म। गर्भाशय मतलब फंडस की मसाज करना जब तक कि वह सख्त ना हो जाए। तो अगर किसी को महिला को मतलब डिलीवरी के बाद पीपीएच होता है तो उसकी फंडस की मसाज करनी चाहिए, गर्भाशय की मसाज करती है, जिससे वो क्या होता है कि गर्भाशय की शिथिलता एटोनी पीपीएच का मुख्य कारण। मालिश करने से गर्भाशय सिकुड़ता है और ब्लीडिंग रुक जाती है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर, इसमें है कि अकॉर्डिंग टू द पार्कलैंड फॉर्मूला व्हाट इज द टोटल फ्लूइड रिक्वायरमेंट इन द फर्स्ट 24 आवर्स फॉर अ 70 kg पेशेंट विथ 40% टोटल बॉडी सरफेस एरिया वर्ल्ड। तो इसमें क्या है कि पार्कलैंड फॉर्मूला के अनुसार जो होता है, जो अगर कोई व्यक्ति है का टोटल मतलब कि 40% टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है और उसका वजन जो है 70 किलो है, तो मरीज के लिए तो 24 घंटे के अंदर कुल कितना फ्लूइड देना पड़ेगा? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, 11,200 ml देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कैसे देते हैं? पार्कलैंड फॉर्मूला के अनुसार। तो पार्कलैंड फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला है 4 ml बड़े वजन और 1% तो इसमें 4 ml हो गया और ये मरीज का वजन जो है 70% है और उसका वजन जो हुआ है वो 40% है। तो इसको गुणा करने के बाद ये टोटल कितना निकलता है? 11,200 ml निकलता है। ठीक है, तो ये जो 24 घंटे का जो कुल फ्लूइड देना पड़ेगा वो 11,200 ml देना पड़ेगा। और जो पार्कलैंड फॉर्मूला में बढ़ने वाले मरीज में देते हैं वो 24 घंटे में देते हैं, तो 8 घंटे में जो देते हैं वो आधा देते हैं। और मतलब कि ये जो जैसे कि मान लो कि ये जो हमारा 11,200 ml बना है इसको 24 घंटे में देना है, तो पहले 8 घंटे में जो हम देंगे वो हम इसका आधा दे देंगे और फिर जो आधा बचा हुआ होगा वो 16 घंटे में देंगे। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर, ड्यूरिंग मास कॉजियसली ट्राइड a patient with a severe head injury who is unresponsive and has agonal breathing should be assisted with color tag। तो सामूहिक दुर्घटना ट्रायल के दौरान गंभीर सिर की चोट वाले मरीज को जो अनुत्तरदायी है और हाँफ रहा है उसे किस रंग का टैग दिया जाता है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, ब्लैक। डिक्रीज या एक्सपेक्टेशन, काला। तो काला क्यों देते हैं कि जो मरीज को काला कलर का टैग जब देते हैं जब मरीज की गंभीर स्थिति हो, तो जिसे वो बचाना नामुमकिन हो या फिर व्यक्ति एक्सपायर हो गया हो, तब उसे काला टैग देते हैं। तो ये सामूहिक दुर्घटना में उसे ब्लैक टैग उन मरीजों को दिया जाता है जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो गंभीर स्थिति में है और बचने की संभावना न्यूनतम है, उसे ब्लैक टैग दिया जाता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट ऑन लिथियम थेरेपी व्हिच डाइटरी इंस्ट्रक्शन इज मोस्ट वाइटल टू मेंटेन सेफ लिथियम लेवल। तो एक नर्स लिथियम थेरेपी ले रहे मरीज की देखभाल कर रही है। सुरक्षित लिथियम स्तर बनाए रखने के लिए कौन सा आहार निर्देश सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी। तो मेंटेन अ कंसिस्टेंट एडिक्वेट सोडियम एंड फ्लूइड इनटेक। तो सोडियम और फ्लूइड का लगातार और पर्याप्त सेवन बनाए रखना। तो अगर कोई व्यक्ति है जो लिथियम थेरेपी ले रहा है तो उसको सोडियम और फ्लूइड का लेवल बनाए रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कम सोडियम या डिहाइड्रेशन से किडनी लिथियम को रोकने लगती है, जिससे क्या होता है कि
लिथियम टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो अगर सोडियम कम होगा और डिहाइड्रेशन होगा तो किडनी हमारी जो लिथियम को रोकने लगेगी, जिससे लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स परफॉर्म एंड बर्निंग पॉइंट palpation and notes rebound tenderness. This finding is high indicate of this pathology. तो नर्स क्या करती है, मैक बर्नी बिंदु जो होता है, मैक बर्नी पॉइंट पर दबाव डालती है और रिबन टेंडरनेस पाती है। यह निष्कर्ष किस बीमारी का संकेत है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, एक्यूट अपेंडिसाइटिस। तो अपेंडिसाइटिस में क्या होता है कि जो हमारा इन्फ्लामेशन होता है अपेंडिक्स का, तो उसमें जो हमारा मैकबर्नी पॉइंट होता है उसे दाहिने निचले हिस्से में, जो हमारा पेट का दाहिना निचला हिस्सा होता है, तो वहां पे मैकबर्नी बिंदु होता है। पर दर्द और रिबन टेंडरनेस एक्यूट अपेंडिसाइटिस का मुख्य लक्षण है। तो नर्स क्या करती है कि मैकबर्नी पॉइंट जो होता है हमारा लोअर अब्डोमेन राइट साइड, तो उस पर दबाव डालती है, तो इससे क्या होता है कि रिबन टेंडरनेस देखने को मिलती है। ये दर्शाता है कि एक्यूट अपेंडिसाइटिस हुआ है, मतलब कि अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर रिमूविंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE टू प्रिवेंट सेल्फ कॉन्टामिनेशन? तो खुद को संक्रमित होने से बचाने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, मतलब प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को हटाने का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए, ग्लव्स, गूगल, ग्राउंड मास्क। तो खुद को संक्रमित होने से बचाने के लिए सबसे पहले ग्लव्स पहनते हैं, उसके बाद गॉगल्स लगाते हैं, फिर गाउन पहनते हैं, फिर मास्क लगाते हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर, आ पेशेंट टेकिंग एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन डेवलप अ हाई फीवर, मसल रिजिडिटी एंड अल्टरेड कॉन्शियसनेस, व्हाट कंडीशन शुड द नर्स सस्पेक्टेड? तो इसमें एंटीसाइकोटिक दवा ले रहे मरीज, एक मरीज को तेज बुखार, मांसपेशियों में अकड़न और बेहोशी की स्थिति हो जाती है, तो नर्स को तो किस स्थिति का संदेह होना चाहिए? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। तो इसे NMS बोलते हैं। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम क्या होता है कि लंबे समय तक एंटीसाइकोटिक दवा लेने के कारण मरीज को तेज बुखार और मांसपेशियों में अकड़न और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अल्टरेट होने लगता है, तो ये हमारा न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम होता है। तो ये न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम एंटीसाइकोटिक दवाओं का एक गंभीर दुष्प्रभाव है, जिसमें तेज बुखार और गंभीर मांसपेशियों की अकड़न होती है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर, इसमें है व्हाइल असेसिंग अ पेशेंट प्रेशर अल्सर द नर्स नोट फुल थिकनेस स्किन लॉस विच एक्सपोजेस सबक्यूटेनियस फैट बट नो वोन और मसल्स विजुअल, व्हाट स्टेज इज दिस? तो दबाव के घाव, मतलब कि प्रेशर अल्सर का आकलन करते समय नर्स त्वचा की पूर्ण मुस्कान के साथ चमड़े के नीचे की बसा फैट दिखती है, लेकिन हड्डी या मांसपेशी नहीं दिखती है। कौन सा स्टेज का है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, थर्ड स्टेज का। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि फर्स्ट स्टेज में हमारी एपिडर्मिस जलती है और सेकंड में एपिडर्मिस वो जलती है नहीं, उसमें ये होता है कि उसमें अल्सर बनता है फर्स्ट स्टेज में एपिडर्मिस में, और सेकंड स्टेज में एपिडर्मिस और डर्मिस में, और थर्ड स्टेज में क्या होता है कि एपिडर्मिस हो गई, डर्मिस हो गई और सबक्यूटेनियस हो गई। ठीक है, सबक्यूटेनियस में फैट भी आ गया। और फोर्थ स्टेज में जब होता है तो इसमें मांसपेशी, मसल्स और बोन भी दिखने लगती है, तो इसमें मांसपेशी और बोन नहीं दिख रही है, तो ये थर्ड स्टेज का बर्न हो गया, वो सॉरी प्रेशर अल्सर हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, व्हाट इज द मोस्ट क्रिटिकल initial intervention for a child admitted with a vaso-occlusive crisis due to sickle cell anemia? तो सिकल सेल एनीमिया के कारण वासो-ऑक्लूसिव क्राइसिस से पीड़ित बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण शुरुआती हस्तक्षेप क्या है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए, इंट्रावेनस हाइड्रेशन।
तो अगर किसी को बच्चे को सिकल सेल एनीमिया हुआ है तो सबसे पहले हमारा शुरुआती हस्तक्षेप यही है कि इंट्रावेनस हाइड्रेशन दें। क्यों? क्योंकि हाइड्रेशन सबसे पहली प्राथमिकता है ताकि रक्त दाब गाढ़ा कम हो सके और लाल रक्त कोशिकाओं को आपस में फंसने से रोका जा सके। क्योंकि ब्लड गाढ़ा हो चुका है तो उससे क्या होगा कि वो हमारी जो आरबीसी होगी वो आपस में फंस जाएगी, चिपक जाएगी। तो इससे क्या होगा कि हम सबसे पहले मरीज को हाइड्रेशन देंगे, मतलब कि फूड चढ़ाएंगे, तो जिससे जो गाढ़ा ब्लड है वो पतला हो जाए और आरबीसी आपस में चिपके ना। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, आ प्रेग्नेंट वुमेन एट 32 वीक ऑफ जेस्टेशन कंप्लेन ऑफ सडन पेन पैलेस ब्राइट रेड वेजाइनल ब्लीडिंग, दिस कंडीशन इज मोस्ट लाइकली। तो 32 सप्ताह की एक गर्भवती महिला को अचानक दर्द रहित चमकीले रंग की योनि से ब्लीडिंग होती है। इस स्थिति होने की सबसे अधिक संभावना किसमें होती है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, प्लेसेंटा प्रीविया। तो प्लेसेंटा प्रीविया में तीसरी तिमाही में दर्द रहित चमकीला लाल रक्तस्राव होना प्लेसेंटा प्रीविया का मुख्य लक्षण है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, इसमें है विच असेसमेंट स्केल इज यूनिवर्सली यूज्ड टू evaluate a patient level of consciousness based on eye verbal and motor response। तो आंख और मौखिक और मोटर प्रतिक्रियाओं के आधार पर मरीज के होश के स्तर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का मूल्यांकन करने के लिए किस स्केल का सार्वभौमिक रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, ग्लासगो-कोमा स्केल। तो ग्लासगो-कोमा स्केल में जो हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को देखते हैं वो ग्लासगो-कोमा स्केल में देखते हैं। तो चेतना के स्तर को मापने के लिए ग्लासगो-कोमा स्केल का उपयोग आई वर्बल और मोटर रिस्पॉन्स को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो ये थे हमारे 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। आज करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अच्छी वीडियो आती रहे। धन्यवाद।